समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ कहानीकार जयशंकर की लिखी हुई कहानी चेहरे। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पीले रंग की दीवारों की दुमंजिला इमारत में नीचे सहानी मेडिकल शॉप है। 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लंबा चौड़ा चबूतरा आता है और वहीं पर खड़ी हुई लोहे की सीढ़ियाँ ऊपर के मकान में जाती हैं। आभा उन सीढ़ियों पर ही चढ़ते हुए सहानी चाची से मिलने जा रही है। उसके कंधे पर हैंडलूम का झोला है और उसमें मिडिल स्कूल में पढ़ाई जा रही कुछ किताबें, उसके चमड़े का बैग, पानी की बोतल और दवाइयाँ, जिसे उसने अपने पिता के लिए अभी अभी खरीदा है। गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद आभा का स्कूल खुला है। इस साल उसे 8वीं कक्षा की क्लास टीचर होने के साथ साथ इतिहास, ज्योग्राफी और नागरिक शास्त्र की कक्षाएं लेनी हैं। स्कूल प्रबंधन से जुड़ी कुछ जिम्मेवारियां संभालनी हैं। स्टेशनरी और स्टोर रूम का दायित्व उसे सौंपा गया है। पिछले ही बरस आभा ने सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। गर्मियों में उसका जियोग्राफी में एमए का रिजल्ट आया और बारिश में उसे अध्यापन की नौकरी मिल गई। आभा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है। इस छोटे से शहर में उसके पिता एक गैरेज के मालिक हैं। बेझन बाग में इनका पुश्तैनी घर है, जो चारों तरफ से पेड़ों, लताओं और झाड़ियों के साथ साथ लकड़ी के फेंस से घिरा हुआ है। आभा के दादा फौज से रिटायर हुए थे और उन्होंने ही इस शहर में पहला गैरेज खोला था। उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने गैरेज को संभाला। इन दिनों आभा के पिता को अस्थमा ने परेशान कर रखा है। आभा उनकी दवाइयों की खातिर ही स्कूल से लौटते वक्त सहानी मेडिकल शॉप में आई है। अब तेरे पिता की तबीयत कैसी है? सहानी आंटी ने पूछा। अब कुछ ठीक है, आभा बोली। जल्दी ठीक हो जाएंगे तेरे बापू। गुरु नानक सबकी रक्षा करते हैं। उनके पीछे की दीवार पर नानक की तस्वीर लगी हुई है। वहीं एक मेज पर कुछ धार्मिक किताबें, किताबों के गुटके और गुरुबानी के कुछ कैसेट्स और टेप रिकॉर्डर। अब सहानी आंटी नीचे शॉप में नहीं बैठती, बीमार रहती हैं। बचपन में जब आभा अपने बाबू के साथ इस मेडिकल शॉप में आया करती थी, तब सहानी आंटी उसे कांच के जार से निकाल कर चॉकलेट या च्युइंगम दिया करती थी। आभा को याद है कि गर्मियों के दिनों में कैसे आंटी फ्रिज से उसके लिए कुल्फ़ी, आइस फ्रूट या कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाला करती थी और बाबू को पैसा देने के लिए मना करती थी। तब सहानी अंकल जीवित थे। मंजीत और छनपाल भैया कॉलेज में पढ़ते थे। बाद के दिनों में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद हुई हिंसक वारदातों में छनपाल मारा गया। अब मेडिकल शॉप की दीवार पर पुरानी और गोल घड़ी के एक तरफ उसकी काली सफ़ेद तस्वीर टंगी रहती है और दूसरी तरफ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की। अम्मा ने जामुन भिजवाए हैं, आभा ने कहा। तेरी माँ कभी नहीं भूलती। तुम्हारे यहाँ के आम भी बहुत मीठे थे। वो खुद आना चाह रही थी, बापू की तबीयत से उनका निकलना नहीं हो पा रहा। और तेरा स्कूल कैसा चल रहा है? वहीं से आ रही हूँ। बापू की एक दवाई का इंतज़ार कर रही हूँ। मंजीत ने किसी को भेजा है? वे खुद ही गए हैं, उनको बैंक में काम भी था। आंटी की बहू एक ट्रे में लस्सी के 2 गिलास लिए हुए आई है। होंठों पर कुछ ज़्यादा ही लिपस्टिक लगी हुई है। बम्बई की है। इधर मंजीत भैया के साथ मेडिकल शॉप पे बैठने लगी है। उसकी निगाहें आभा को घूर रही हैं। आपकी दवाई आ गई है, बहू कह रही है। बस आ ही रही हूँ। लस्सी तो ठीक से पीती जा, आंटी कह रही हैं। स्कूल में मीटिंग थी, बहुत देर तक चली। मिसेस नायर इसी साल प्रिंसिपल बनी हैं। छात्राओं को यूनिफॉर्म स्कूल से ही लेने पड़ रहे हैं। मुझे इंचार्ज बनाया है। अरे हाँ, स्कूल से याद आया, क्या तू मुस्तफ़ा के बेटे साहिल को जानती है? मैं किसी साहिल को नहीं जानती आंटी, लेकिन बिंदु बता रही थी कि लोग बाग उसके साथ तेरे नाम की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं आंटी, मैंने तो पहली बार आपसे नाम सुना है। दुकान का एक लड़का आता है। सुना है कि वो स्कूल में रोज़ ही तुम्हारे पास आता है। लाल बाग में उसकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। अच्छा, उस लड़के का नाम साहिल है। हम उनकी ही शॉप से छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म तैयार करवा रहे हैं। अच्छा लड़का है। संभल कर रहना बेटी, लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं समझती हूँ आंटी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। स्कूल के काम से उससे मिलना ही पड़ेगा। बिल्स के भुगतान की जिम्मेवारी मेरी है। तुम तो इसी शहर में पली बढ़ी हो,
तुम्हें सब पता होगा। मैं तो इतना जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे फालतू लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। आपकी बात का ध्यान रखूँगी। अब निकलती हूँ, लेकिन ये सब बकवास ही है। नमस्ते। आती रहना। तेरे अम्मा बापू को मेरी तरफ से याद करना। अब मेरा निकलना नहीं होता। अच्छा, और इन आवारा किस्म के लड़कों से दूर ही रहना, मुझे चिंता लगी रहेगी। आभा अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। बूंदाबांदी होने लगी। उसने अपना छाता खोल लिया। आभा के मन में आया कि ये सहानी आंटी कहाँ की बात उठा लाई। आखिर साहिल है कौन? उसे उसका चेहरा तक याद ना आया। बीच बीच में प्रिंसिपल के कमरे में कोई लड़का कभी कोटेशन, कभी बिल, कभी कोई पैकेट पकड़ाता रहा है, और आभा के आश्वस्त हो जाने पर भुगतान के बिल को अकाउंट सेक्शन में भेजा जाता रहा है। आभा को यह भी याद आया कि सहानी आंटी की बहू लस्सी का गिलास पकड़ाते हुए उसे घूर रही थी। बिंदु शायद उनकी नौकरानी होगी। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आभा एक युवा लड़की से टकराई थी। वो बाल्टी में साबुन का पानी लिए हुए नीचे उतर रही थी। आभा को लगा कि घर लौटकर वो मंदा से इस बिंदु के बारे में जानेगी। क्या बिंदु ही कहा था आंटी ने? उसे आंटी की बात इतनी फालतू जान पड़ी कि वो उनकी बातों को अच्छी तरह सुन न सकी थी। अब वो याद कर रही थी कि क्या स्कूल से आते उस लड़के का नाम मुस्तफ़ा था या साहिल। कौन पिता है और कौन बेटा? कहीं ये दोनों ही नाम उसने गलत तो नहीं सुन लिए? आभा को पूरा प्रसंग ही एब्सर्ड जान पड़ रहा था। आभा एक कच्ची सड़क से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। सेंट थॉमस स्कूल की ही मैट्रिक में पढ़ रही लड़कियां बस के इंतज़ार में खड़ी हुई नजर आईं। आसमानी स्कर्ट के नीचे उनकी नंगी पिंडलियाँ, कीचड़ सने जूते, स्कर्ट पर पानी और कीचड़ की छींटें। कुछ बरसों के बाद ये लड़कियां भी आभा की तरह जवान हो जाएंगी और इनका भी किसी लड़के के साथ बोलना, बतियाना, हंसना, हंसाना कुछ लोगों को नागवार लगेगा। क्यों एक लड़के और एक लड़की के बीच सीधा साधा सा सहज और संवेदनशील संबंध संभव नहीं हो पाता है? क्या हम इसके लिए कोशिश नहीं कर सकते कि एक लड़के और एक लड़की के बीच वैसा ही सुंदर सा रिश्ता हमेशा हर जगह बिना अपवाद के संभव हो सके, जैसा सहज रिश्ता लड़के और लड़के के बीच में और लड़की के बीच हर जगह हर वक्त संभव बना रहता है? आभा इस मानवीय विडंबना पर सोचने लगी। आभा प्राइमरी में थी तब उनका गैरेज उनके मकान से ही सटा था। नीम के लंबे चौड़े पेड़ के नीचे मैकेनिक ग्राहकों की कार और जीप की मरम्मत में लगे रहते। पड़ोस में भारत लॉज थी जिसे डेविड अंकल चलाया करते थे। एक शाम उसकी दादी ने उसे बुलाया और कहने लगी, नीम के उस पेड़ के नीचे मत जाया करो। क्यों? आभा को हैरानी हुई। मैंने कह दिया है, इस तरह सवाल नहीं करते। आभा ने दादी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसे उनके सवाल न पूछने की बात से खींच हुई थी। उसे लगा था कि दादी पागल हो गई हैं। नीम के पेड़ से उन्हें क्या परेशानी है? उस पर हरे कपड़े में बंधी पेटी रखी रहती है। फिर अम्मा ने देर तक समझाया था कि दादी को गैरेज में आते जाते लोगों, पड़ोस में लॉज की बालकनी में खड़े हुए पुरुषों का तुम्हें देखना अच्छा नहीं लगता होगा। उसे कुछ कुछ समझ में आया था। जब वो 15-16 की हुई तब उनका गैरेज दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। मकान को फेंस और झाड़ियों से घेरा गया। उन दिनों में ही आभा की हाल ही में विधवा हुई बुआ कुछ दिनों तक आभा के घर रही थी। बुआ 35 की रही होगी और 12 साल के दाम्पत्य जीवन के बाद उनके पति एक सड़क दुर्घटना में नहीं रहे थे। उनके कोई संतान नहीं थी। घर में बुआ के सास ससुर और एक पहाड़ी नौकर था जो बचपन से उनके घर रहता आया था। अब उसकी उम्र 20-21 की हो गई होगी। पता नहीं वो कहाँ होगा। आभा को 7-8 साल पहले की वो घटना याद आती है। दादा दादी जीवित थे। एक शाम वो छत पर खड़ी हुई तारों की तरफ देख रही थी। घर में सिर्फ दादा दादी थे। बाबू, अम्मा और बुआ बाहर गए हुए थे। तभी आभा ने छत पर किसी के कदमों की आहट सुनी। छत पर लैंप पोस्ट से निकलता हल्का सा उजाला था, लेकिन ज़्यादा हिस्से में अंधेरा। आप लौट आई बुआ? आभा ने मुडेर से पूछा। मैं देवी हूँ, बुआ के घर का पहाड़ी। तुम्हारे बुआ के साथ आया हूँ। यहाँ क्या कुछ काम है मुझसे? और बाद में जो कुछ घटा था वो सब आभा के लिए समझ पाना तब भी कठिन था और शायद आज तक कठिन ही बना हुआ है। देवी टेरेस के दरवाजे को बंद कर आभा के बहुत करीब आ गया था।
उसके दोनों हाथ उसकी देह को छूने लगे थे। उस शाम किसी तरह वो उस लड़के से अपना पीछा छुड़ा दादी के पास गई थी। उस पूरी शाम के बारे में उसने अपनी अम्मा के सिवाय किसी से एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उसी शाम से उसकी देह में लंबी अवधि के बुखार ने डेरा डाला था। वो शाम आभा के लिए देह की दुनिया और एक लड़की के लिए उसके संकटों को जानने की शुरुआत रही थी। पैदल घर लौटते लौटते आभा की बादामी साड़ी का निचला हिस्सा, भूरी चप्पल का थोड़ा सा अंश कीचड़ और पानी में लिथड़ गया था। घर के आसपास के पेड़ों, लताओं और झाड़ियों पर बारिश की बूंदें ठहरी हुई थीं। पेड़ों से टपकता पानी, गीली जमीन पर घास, बजरी और रेत लिया हुआ सकरा सा रास्ता, ढलती दोपहर, घर के बरामदे में पड़ा हुआ अखबार और कुछ लिफाफे जो पिता के नाम आते रहते थे। आज बहुत देर लगा दी, अम्मा बोली। बापू की एक दवाई के लिए रुकना पड़ा। मैंने मंजीत को फ़ोन किया था, तुम वहाँ से निकल गई थी। पैदल चली आई, मौसम अच्छा हो गया है। फ़ोन क्यों किया था? तेरे बापू के लिए कुछ बनियान, मोजे और अंडरवियर मंगवानी थी। बारिश के दिनों में कुछ ज़्यादा रहनी चाहिए, कपड़े सूखते नहीं हैं। कल ले आऊँगी। आजकल एक शॉप के लोग रोज़ ही स्कूल आ रहे हैं। क्या उनमें कोई साहिल भी है? तुम्हें कैसे पता? आभा चौंक उठी। मंदा बता रही थी कि वो अच्छा लड़का नहीं है। और क्या बता रही थी? वो तुमसे ही मिलने आ रहा है। स्कूल में सब तुम दोनों को लेकर बातें कर रहे हैं। पगली है मंदा, आभा हंसने लगी। इसमें हंसने की बात नहीं है, उसने भी किसी से सुना ही होगा। बदनामी फैलते देर नहीं लगती, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, खाली दिमाग शैतान का घर। इन नौकरानियों को ऐसी गपशप और अफवाहों में मज़ा आता है। पर हमारी मंदा ऐसी नहीं है, तुम्हें बहुत मानती है, तुमको प्रेम करती है। अब तुम अपना प्रवचन बंद करो और अच्छी सी चाय पिलाओ। फेंस के पास पानी जम रहा है, कुछ करना पड़ेगा, मच्छर बढ़ जाएंगे। तुमसे नहीं होगा, मंदा को साथ ले लो। वो कहाँ है? ऊपर का कमरा साफ कर रही है। तेरी बुआ आई हुई है, रात यहीं रुकेगी। उनके घर के पास से एकदम सुबह ऑटो नहीं मिलता, कल सुबह की ट्रेन से हैदराबाद जा रही है। अभी कहाँ है? मेडिकल शॉप गई है, साहनी आंटी से भी मिल आएगी। बापू को च्यवनप्राश देना चाह रही है, कुछ देसी दवाइयाँ भी। बापू खाएंगे? शायद बड़ी बहन का कहना मान लें, आज तक तो कभी खाया नहीं है। आभा सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में आ गई। मंदा साफ सफाई में लगी थी, उसका 6 साल का बच्चा खेलने में। आभा ने बच्चे के माथे को छुआ, बुखार नहीं था। आभा ने बच्चे के खिलौने को सरकाया और सोफे के कोने में बैठ गई, मंदा के चेहरे को घूरती हुई। तू अम्मा से क्या बकवास कर रही थी? मुझे बिंदु ने बताया दीदी। मैं डर गई थी, अम्मा को बताना ज़रूरी लगा। मैं जानती हूँ कि सब झूठ है। ये बिंदु कौन है? साहनी आंटी क्या काम करती है? क्या कह रही थी? एक लड़का रोज़ रोज़ आपसे मिल रहा है, उसने आपको गुलाब का फूल भी दिया है। आप उसके साथ आइसक्रीम खाते हुए बैठी थीं। स्कूल की लड़कियों ने आप दोनों को लाइब्रेरी में देखा है। आप उसे छोड़ने गेट तक आती हैं। उसने बताया और तू मान गई? मैं डर गई दीदी, मुझे मालूम है कि बिंदु बकवास कर रही है। ऐसी बातें अम्मा को नहीं बतानी चाहिए, वे घबरा जाती हैं। पहले तू मुझको बताती। बड़ी गलती हो गई दीदी, आगे से ध्यान रखूँगी। बाद में मंदा ने यह भी बताया कि साहिल नाम के उसी लड़के ने बिंदु की साइकिल रोककर उसे गुलाब का फूल देना चाहा था। उसने बिंदु को भी आइसक्रीम पार्लर ले जाना चाहा था और बिंदु ने उसे तमाचा मारा था। फिर बिंदु ने और क्या क्या किया था? आभा मज़ा लेने लगी। उसके बाप मुस्तफ़ा को बता दिया, उसको बहुत मार खानी पड़ी। साहनी आंटी भी बीच में आई, साहिल ने माफ़ी मांगी। ये सब सुन आभा मुस्कुराने लगी। तब इस अफवाह को खड़ा करने में साहनी आंटी का भी हाथ है। उनकी नौकरानी ने भी गुलाब का फूल और आइसक्रीम की बात को पता नहीं कहाँ से गढ़ लिया। अफवाहों को फैलाने में ही नहीं, खड़ा करने में भी दिमाग लगता है। क्या ये बिंदु का ही दिमाग है? बिंदु कहाँ रहती है? लाल बाग में, वहीं चौराहे पर मुस्तफ़ा सेठ की रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। तुम बिंदु को कब से जानती हो? वो पहले उसी रेडीमेड कपड़ों की शॉप में काम करती थी। अभी अभी उसकी शादी हुई है। आजकल घर घर जाकर चौका बर्तन करती है। उसका घरवाला भी पियक्कड़ है। तू कभी उसको यहाँ लाना, उसको कहानी गढ़ना खूब आता है, लेखक बन सकती है। आभा को कल के लिए अपनी साड़ी और ब्लाउज पर इस्त्री करनी थी।
कल बापू के काम से बैंक भी जाना है। पता नहीं कहीं सुबह सुबह बुआ को छोड़ने के लिए न जाना पड़े। अम्मा जाने से रही। गैरेज में काम कर रहा कोई इतनी सुबह आएगा नहीं। बापू हमेशा जाते रहे हैं और बुआ को टिकट लेने से ट्रेन में चढ़ने तक मदद की ज़रूरत रहती है। उसने इस्त्री के स्विच को बंद किया ही था कि रिक्शे से उतरती सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहनी हुई बुआ नजर आई। उनके थैलों को उतारने के लिए आभा को बाहर जाना पड़ा। रिक्शे वाला शराब पिए हुए था। आभा को देशी दारू की तीखी गंध ने झिझोड़ दिया। वो लैंप पोस्ट के हल्के उजाले में मुंह पर कपड़ा दबाए खड़ी रही। उसे रिक्शे वाले पर गुस्सा आ गया। कितने नशे में है रिक्शे वाला भैया? साहनी आंटी ने इसी रिक्शे को तय किया था, बुआ बोली। आंटी भी पागल होती जा रही हैं, आभा ने गुस्से में कहा। ऐसे नहीं कहते। उस बेचारी को इसके नशे में होने का कैसे पता रहेगा? उनको सब पता रहता है, दिन भर पंचायतें करती रहती हैं। आभा का गुस्सा उभर रहा था। साहनी आंटी को उस नौकरानी की बात सुनकर उसे इतना कुछ कहना नहीं था। अम्मा बुआ के लिए पानी ले आई। बापू को झपकी लग गई थी। अम्मा, बुआ और आभा बरामदे में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। मंदा का बेटा अपनी माँ की गोद में सो गया था। मंदा बाहर चली गई तब बुआ ने कहा, मिसेस साहनी से मिल आई? क्या कह रही थी? अम्मा ने पूछा। पैर में दर्द बना रहता है, बहू की भी शिकायत कर रही थी। मेरे बारे में भी बताया होगा, आभा बोली। किसी साहिल का जिक्र कर रही थी, लोफर किस्म के लड़के का। कह रही थी कि आभा को ऐसे लफंगों से सावधान रहना चाहिए। तुमने क्या कहा दीदी? अम्मा का सवाल था। चुप रही। मुझे अपनी आभा पर पूरा भरोसा है। साहनी आंटी को 56 साल से देख रही हूँ। आभा बुआ की ओर निकट चली आई। बुआ उसके हाथों को सहलाने लगी। मैं मिसेस साहनी को बचपन से जानती हूँ। किसी न किसी की निंदा में लगी ही रहती हैं। कभी मेरे बारे में कहती रही थी। समय भी कैसे कटेगा, अब तो दुकान में भी बैठा नहीं जाता है, अम्मा बोली। नौकरानियाँ तो पंचायत में लगी ही रहती हैं, एक घर की बात दूसरे घर में और दूसरे की तीसरे के यहाँ। फिर भी आभा को ध्यान रखना ही चाहिए, अम्मा बोली। हमारी आभा समझदार है, बुआ ने कहा। आभा को सुबह जल्दी उठना था, बुआ को स्टेशन तक छोड़ने के लिए। वो टेरेस पर आई। वहाँ से आसमान में सैर करते बादलों को देखती रही। एक भी तारा न था। दूर दूर तक फैले हुए काले बादल। हवाओं में हल्की सी ठंडक थी। दूर से आते हुए फिल्मी गाने की आवाज़। बुआ अपने कमरे के बिस्तर में लेटे लेटे कोई जासूसी किताब पढ़ रही थी। अगाथा क्रिस्टी का कोई उपन्यास। यात्राओं में साथ रख लेती हैं, समय कट जाता है। दूसरों से बात करने की व्यवस्था साथ नहीं रहती है। बुआ छोटी उम्र में विधवा हुई, निस्संतान रहीं। पति की जगह बैंक में नौकरी करती रहीं और 56 की होते ही नौकरी छोड़ दी। अब इधर उधर सैर करती रहती हैं। सास ससुर के लिए नौकर चाकर हैं। वो खुद भी उनका अच्छी तरह ख्याल रखती हैं। बीच बीच में छोटे भाई के घर आ जाती हैं। तुम्हें सोना नहीं है? अम्मा ने पुकारा। आ रही हूँ, छत पर टहल रही हूँ। बुआ के लिए पानी रखा है? मंदा रख कर गई थी। कितना ख्याल रहता है मंदा को सबका, लेकिन है पगली एक नंबर की बेवकूफ़। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उस बेचारी ने? उसने जरा सा भी नहीं सोचा कि मैं क्यों किसी से गुलाब का फूल ले लूँगी। सीधी है बेचारी। एक और बच्चा अंदर है, मैंने समझाया भी था। क्या इसका आदमी काम करता ही नहीं? आवारा है, शराब पीकर घूमता रहता है। आभा बिस्तर में गई और उस लड़के के चेहरे को याद करने लगी जिसका नाम साहिल था। उसे कोई भी चेहरा याद नहीं आया। मिसेस नायर के चेहरे की चिंताओं को उसने ज़रूर याद किया। गणित की 2 अध्यापिकाएं स्कूल छोड़ना चाह रही हैं। एक का विवाह होना है और दूसरी को सेंटर पॉइंट स्कूल बुला रहा है। सब ठीक हो जाएगा मैडम, आभा समझाती है। क्या ठीक हो जाएगा? कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और अगर कोई नहीं आया तब कैसे होगा? सेशन शुरू हो गया है। गणित का कोर्स भी कुछ कम नहीं है। मेरी बुआ की एक सहेली है, देवलाली के मिशनरी स्कूल में पढ़ाती थी, पति ने छोड़ दिया है, बच्चों के लिए यहीं लौट आई है। बुआ उसके लिए नौकरी की तलाश में लगी हैं। हम मिसेस अल्वारेस से बात करेंगे। आभा की बात ने मिसेस नायर को थोड़ा सा आश्वासन दिया था। वैसे भी मिसेस नायर जरा सी बात पर परेशान हो जाती हैं। हर शाम गिरजाघर जाती ही हैं। फिर मास हिंदी का रहे या मराठी का, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी सर्विस शाम के ढलते ही शुरू हो जाती है और उस वक्त उन्हें स्कूल में ही रहना पड़ता है।
मिसेज नायर के बारे में ये बात उड़ाई जाती रही है कि उनका पति उन्हें छोड़कर खाड़ी के किसी देश में किसी दूसरी स्त्री के साथ अपना घर बसा चुका है। ये बात भी आभा को साहनी आंटी से ही पता चली थी। आभा को लगा कि ये अच्छा ही हुआ कि 7-8 बरस पहले उसके साथ की पहाड़ी नौकर की छेड़छाड़ की बात उसने अपनी अम्मा के अलावा किसी को भी नहीं बताई थी। ये लोग तो मनगढ़ंत कहानियाँ रच लेते हैं और उस शाम की वो छेड़छाड़ की कोशिशें तो हकीकत ही थीं। आभा किसी को पुकार नहीं सकती थी, पुकारने की बात उसे सूझी भी नहीं थी। उसे उस नौकर के इरादों का कुछ पता भी नहीं था। वो घुटनों पर बैठा हुआ उसकी देह के कुछ हिस्सों को अपने दोनों हाथों से झुला रहा था। बाद के दिनों में बुआ ने उस नौकर को उसके अपने घर लौटा दिया था। उस शाम के बाद आभा ने फिर कभी भी उस पहाड़ी को नहीं देखा। 7-8 साल के बाद अब आभा को उसका चेहरा धुंधला सा भी याद नहीं आता। इस वक्त उसे उस लड़के का चेहरा भी याद नहीं आ रहा है जिसका नाम साहिल है, जिसके साथ उसकी मुलाकातों की अफवाहें उड़ रही हैं। जो लड़का उसको गुलाब का फूल दे रहा है, आइसक्रीम खिला रहा है, अपने स्कूल के जिस व्यक्ति का चेहरा आभा को बराबर याद रहता है, वो स्कूल के बूढ़े चौकीदार का चेहरा है। उस बूढ़े चेहरे में कुछ है जिसे देखकर आभा के अपने भीतर कुछ अच्छा सा उतरता है। ऐसा कुछ अच्छा सा जो बारिश के दिनों के किसी पेड़ को लगातार देखने से भीतर उतरता है। किसी बारिश में भीगे हुए पेड़ के सिर्फ होने की याद। आभा को चौकीदार का स्कूल की शुरुआत के गलियारे के एक स्टूल पर बैठे रहना, स्कूल में आ रहे लोगों को देखकर उसका हल्के हल्के मुस्कुराना ही अच्छा लगता है, जैसे वो आदमी नहीं बारिश के दिनों का पेड़ ही हो। आभा को नींद आने के पहले न जाने कहाँ, क्यों और कहाँ से दिमाग में आया कि एकदम मामूली लोग अपने अभावों और दुखों के बीच खुद को कितनी खुशियों के बीच में एक किस्म के आनंद के साथ रहने में सफल हो पाते हैं। आज ही की बात है, मंदा अपने बेटे को खेलते हुए देखकर कितना खुश नजर आ रही थी। 3 घरों में इतना ज़्यादा काम करती है, आदमी कुछ भी नहीं कमाता है, एक बच्चा गर्भ में पल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद वो कितनी खुश रहती है। आज जब आभा ने मंदा को पगली कहकर हल्का सा थप्पड़ मारना चाहा, तब हंसकर कहने लगी कि मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारो दीदी। अपनी अम्मा को थप्पड़ खाते देख उसका लड़का तालियां बजाने लगा था। नींद आने पर आभा की याद में मंदा के बेटे का हंसता हुआ चेहरा याद आता रहा। एकदम नींद की दहलीज पर खड़े होने पर आभा ने महसूस किया कि मंदा नर्सिंग होम के पलंग पर अपने अभी अभी जन्मे बेटे को देख रही है और उसकी तरफ देखते हुए मंदा का चेहरा और अधिक आलोकित हुआ जान पड़ रहा है। नींद थी या स्वप्न? आभा की आकांक्षा थी कि उसकी चाहना उसने मंदा के अपने दोनों बेटों को स्कूल के गलियारे में बढ़ते हुए देखा था। मंदा हंस रही थी, चौकीदार के चेहरे पर मुस्कान थी। आभा सोच रही थी कि ये क्या होता है कि मामूली लोग अपनी खुशियों से कैसे इतना ज़्यादा, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी सरलता और सहजता लिए हुए जुड़ पाते हैं। अब आभा सोच नहीं रही थी, सो रही थी। बाहर जुलाई के दिनों की रात थी, बारिश को बुलाती हुई, बरसात को पुकारती हुई। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कहानीकार जयशंकर की लिखी हुई कहानी चेहरे। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।